तो सवाल ये उठता है, जेल से आने के बाद एक करप्शन में आपको पता ही है कि किस तरह से इस शहर को नशे की राजधानी बनाया गया। जगह जगह चौक चौराहे पे ठेके खोले गए। दिल्ली का जो पर्यावरण हुआ करता था आज दूषित हो चुका है। दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, ये इमारतें बना करके कहते हैं कि इन्होंने एजुकेशन पे काम किया। ये पूरी झूठ और बकवास है। सच्चाई ये है, शिक्षा की जो नींव डाली, क्वालिटी एजुकेशन की जो नींव डाली वो शीला दीक्षित थी। यहाँ पर कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो लगातार गरीबों के बीच में रहा करते थे। आज भी लोग याद करते हैं कि यदि इन कच्ची कॉलोनी पे कोई बुलडोजर आता था तो कांग्रेस के नेता उनके सामने लेट जाया करते थे। कांग्रेस किसी के यहाँ बुलडोजर तो चलाती नहीं है। कांग्रेस तो लोगों को घर देती है। कांग्रेस कम से कम किसी के घर को तोड़ने का काम नहीं करेगी। और सिर्फ इसलिए, महज इसलिए आपने गरीब लोगों को मकान नहीं दी कि वो कांग्रेस ने बनाए थे। और उसमें केवल ये राजीव गांधी जी के नाम को देख करके आपको ये चिंता थी कि कहीं श्रेय कांग्रेस को ना चला जाए। एमएलए है जो यहाँ से मंत्री भी है, वो इतना भी सुविधा मुहैया नहीं करा पाया अपने क्षेत्र में, इतनी भी देखरेख नहीं कर पाया अपने क्षेत्र की, जो कम से कम अपनी पब्लिक की जो मूलभूत सुविधाएं हैं। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, मात्र पटपड़गंज में लगभग 28 से 32 ठेके मनीष सिसोदिया ने खोले। 10 साल में यहाँ की पूरी स्थिति गड़बड़ा गई, तहस नहस हो गई। इसीलिए जब सिसोदिया जेल से छुट के आए तो उन्होंने पहले सर्वे में पाया कि वो पूरी तरह हार है। दूसरा सर्वे उन्होंने पार्टी के नाम पे कराया, जो पार्टी के कार्यकर्ता ही बताते हैं कि उसमें भी बुरी तरह से ये लोग हार रहे। नमस्कार, अभी में हम पड़पड़ विधानसभा में हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी जो पड़पड़गंज विधानसभा में से चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है अनिल चौधरी जी। धन्यवाद, नमस्कार। कैसे चल रहा है आपका कैंपेन? लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और कहते हैं ना कि इंसान के कर्म सामने आते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 2002 से 2013 तक मैं निगम पार्षद रहा, एमएलए रहा इस क्षेत्र से। जो मैंने काम किए, आज वही काम मेरे क्षेत्रवासियों की जुबान पर है और वही काम मुझे आशीर्वाद स्वरूप मुझे वापस मिल रहा है। तो आज ना केवल मैं सच्चाई बताऊं, हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग मेरा साथ दे रहे हैं, बल्कि आज मुझे वो लोग भी अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं और मान रहे हैं कि जो किसी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं जी। तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चेंज है। तो बहुत खुशी है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि यहाँ से पटपड़गंज से मैं विजयी रहूंगा जी। पड़पड़गंज विधानसभा जो क्षेत्र है वो अभी वीआईपी क्षेत्र में कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये था कि जो नई दिल्ली का जो विधानसभा है वो हॉट सीट मानी जाती थी, लेकिन ये जो पटपड़गंज विधानसभा है वो अनिल कुमार चौधरी जी की वजह से और आम आदमी पार्टी से अवध ओझा जी जो पूर्व क्या शिक्षक ही हैं, वो अभी भी पढ़ाते हैं बच्चों को, यूपीएससी के जो छात्र हैं। तो ये दिलचस्प रहेगा देखना कि कैसा टक्कर होगा, क्योंकि 2008 में खुद विधायक रहे हैं, वहां से चुनाव जीत कर आए हैं। उसके बाद से आम आदमी पार्टी के जो पार्टी है, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया जी, जो कि यहीं से विधायक बने हैं और अभी वो ये क्षेत्र छोड़ करके दूसरे विधानसभा में जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि सामने आपके आम आदमी पार्टी से अवध ओझा जी हैं और बीजेपी से रविंद्र सिंह नेगी जी हैं। तो कैसा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जैसे मैंने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे 10 साल बाद मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जो मैंने उस समय काम किए उसका मुझे सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और आज दिलचस्पी का तो माफ करना, कोई भी चुनाव हो किसी भी क्षेत्र का, वो दिलचस्प होता है जी। इलेक्शन। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि 10 साल बाद एक व्यक्ति यहाँ से छोड़ के चला गया, सवाल तो उस पे उठता है कि आखिर क्या कारण थे कि यहाँ के स्थानीय जो एमएलए थे और शराब मंत्री भी थे, तो वो 10 साल बाद ऐसा क्या परिस्थितियां बन गई कि चुनाव यहाँ से न लड़के जंगपुरा लड़ रहे हैं, जबकि वो केवल शराब मंत्री नहीं थे, उन पर लगभग एक समय तो 28 मंत्रालय थे। तो ये इतना डिपार्टमेंट विभाग होना, इतना पावरफुल होना, शीर्ष नेतृत्व आम आदमी के रूप में जाना और उसके बाद पटपड़गंज बिल्कुल निग्लेक्ट, डेवलपमेंट के नाम पे 0 मार्क्स। और ये मैं नहीं दे रहा हूँ, जनता दे रही है। उस समय जब मैं एमएलए था, इसमें जो कच्ची कॉलोनियां हुआ करती थी, याद होगा सोनिया जी और शीला जी ने सबसे पहले उन कॉलोनियों को पक्का किया। ना केवल सर्टिफिकेट दिए, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी थी उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट कराएं। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमने उन तमाम गलियों में ना केवल सीवर डलवाया, सड़कें, बिजली के खंभे, लाइटें, नया स्कूल मैंने बनवा के दिया अपने क्षेत्र के अंदर, जिसमें एक सेंट्रल स्कूल है, मंडावली का स्कूल है,
वेस्ट विनोदनगर बी ब्लॉक का स्कूल है मेरी पब्लिक स्कूल के पीछे, खिचड़ीपुर में एक दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है, जो मैंने इमारतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल की शुरुआत कर रहा हूँ, नया स्कूल स्टार्ट कराना जिसको बोलते हैं। सो एक आम एमएलए होने के तौर पर मैं ये काम करा सकता हूँ। और जैसे मैंने कहा, शीला जी, सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार ने इन गरीबों के मकान, जो इन्होंने, इनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता ने, या जो बुजुर्ग आज भी जीवित थे, उन्होंने यहाँ आसियाना, ढूंढा, मंडावली क्षेत्र में, पटपड़गंज क्षेत्र में, शशि गार्डन क्षेत्र में, वेस्ट नगर में, और अपनी नेक कमाई से जो प्लॉट लिए, तो मैं ये बताना बहुत आवश्यक समझता हूं कि ये प्लॉट्स उस समय लिए गए जब एक दौर था कांग्रेस का, जो यहाँ पर कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो लगातार गरीबों के बीच में रहा करते थे। आज भी लोग याद करते हैं कि यदि इन कच्ची कॉलोनी पे कोई बुलडोजर आता था तो कांग्रेस के नेता उनके सामने लेट जाया करते थे। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं किसी के यहाँ था तो उन्होंने कहा, जी देखो, कांग्रेस किसी के यहाँ बुलडोजर तो चलाती नहीं है, कांग्रेस तो लोगों को घर देती है, कांग्रेस कम से कम किसी के घर को तोड़ने का काम नहीं करेगी। जब ये फीडबैक आता है तो आपका हौसला बढ़ता है, और ये सच्चाई है, कम से कम किसी के घर को तो नहीं तोड़ सकते जी। कांग्रेस की सोच हमेशा गरीबों को मकान उपलब्ध कराना है, बनते हुए मकान में सपोर्ट करना है, किसी के बने बनाए मकान की मेहनत का व्यक्ति के उस मकान को तोड़ना नहीं है। और आज देखिए, आज तमाम समाचार पत्रों में आज वो मकानों का जिक्र हो रहा है जो लगभग 45 से 50 हजार मकान कांग्रेस ने बनाए थे। उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की थी, सोनिया जी की थी, शीला जी की थी। और मैं उन पॉइंट पे गया क्योंकि मैं दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, तो मैंने बापरौला, नरेला, बवाना, इन एरिया में जाकर के उनका दौरा किया। और वो कॉलोनियां जानी जाती थी राजीव गांधी आवासीय योजना, जो JNNURM के तहत बनाई गई थी। आज उन गरीबों को मकान देने की बजाय वो जर्जर हालत में वहां खंडर बन चुके हैं। वीराना एक फिल्म आई थी, आप देखेंगे तो वो वीराना की तरह बिल्कुल खंडर है वहां पे। और सिर्फ इसलिए, महज इसलिए आपने गरीब लोगों को मकान नहीं दी कि वो कांग्रेस ने बनाए थे, और उसमें केवल ये राजीव गांधी जी के नाम को देख करके आपको ये चिंता थी कि कहीं श्रेय कांग्रेस को ना चला जाए। अरे भाई, जनता को मकान देना था, मकान के लिए जमीन उपलब्ध कराई, पैसे अरेंज कराए, एक कोऑर्डिनेशन था केंद्र और दिल्ली सरकार में, मनमोहन जी की और शीला जी की सरकार में। और यहाँ के दिल्ली के लिए हम अपना हक मांगने गए, और उसके तहत ये हजारों मकान बने, रजिस्ट्रेशन हुआ। अब तक उनको मकान अलॉट हो जाने चाहिए थे, लेकिन अफसोस वो पूरी योजना खत्म कर दी। तो जो आप दिलचस्प की बात कर रहे हैं, जो सवाल है वो तो ये कि 10 साल रहने के बाद एक आदमी भाग जाता है, तो उनसे प्रश्न यही पूछे जाने थे कि भाई कहाँ है मेरे गरीब आदमी। वो अपने घर के बारे में पूछता, जहां झुकी वही मकान का नारा देने वाले लोग, बेईमान लोग आज ये नहीं बताते कि बने बनाए मकान खंडर क्यों हो गए। आज एक राशन कार्ड नहीं बन पाया, नाम नहीं जुड़ पाया, एक ओल्ड एज पेंशन ये श्रम मंत्री जी नहीं दे पाए। और इस क्षेत्र के साथ साथ ईस्ट दिल्ली में गंगा जल पानी की सप्लाई हुआ करती थी। आज कैंप से लेकर के एक प्लान कॉलोनी में आप जाइए जो DDA ने बसाई है, मयूरविहार में जाइए, फेज 1 फेज 2 में जाइए, सोसाइटी में जाके पता करिए, आज गंगा जल की बजाय लोग कहते सीवर जल आ रहा है, प्योर गंदा पानी आ रहा है, दूषित और सड़ा हुआ कीड़ेदार पानी आ रहा है। और ये जो पानी की स्थिति बिगड़ी है, क्यों बिगड़ी है? स्वाभाविक है कि एक ऐसा जो MLA है, जो यहाँ से मंत्री भी है, वो इतना भी सुविधा मुहैया नहीं करा पाया अपने क्षेत्र में, इतनी भी देखरेख नहीं कर पाया अपने क्षेत्र की, जो कम से कम अपनी पब्लिक की जो मूलभूत सुविधाएं। तो ये कमी बहुत दिखती है। और ये जो आपने कहा, वो चले गए, लेकिन एक परछाई चुनाव लड़ रही है। तो सवाल ये उठता है, जेल से आने के बाद एक करप्शन में, आपको पता ही है कि किस तरह से इस शहर को नशे की राजधानी बनाया गया। जगह जगह चौक चौराहे पे ठेके खोले गए। शराब पीने वाले नौजवानों को 25 साल की बजाय आपने 21 साल में अधिकार दे दिया। ये ऐसा मानते हैं कि नौजवान सारे शराब पीते हैं, 21 साल के शराब पीते हैं, तो जिनको रोजगार चाहिए उन्हें आप शराब पीने का अधिकार दे रहे हैं। कांग्रेस 18 साल में जो मत देने का अधिकार देती है, ये शराब पीने का अधिकार देते हैं, ये बड़ा अंतर है। और सबसे बड़ी बात, आप शराब बेचने का टाइम बढ़ा देते हैं, आप पिंक ठेके महिलाओं के लिए खोलते हैं। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, मात्र पटपड़गंज में लगभग 28 से 32 ठेके मनीष सिसोदिया ने खोले, और हमने ठेके बंद कराए। हमने पांडव नगर का सबसे पुराना ठेका बंद कराया जब मैं MLA था। और अभी भी जब सिसोदिया जीते 2020 में, तो जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी में इन्होंने कार्यालय खोला था, जीतने के बाद सबसे पहले ठेका खुलवाया। हम धरने पे बैठे, हमने कोर्ट गए, हम आदेश लेके आए, और आज वहां पे बंधन बैंक है। और आप यदि जाके विजिट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपके जो दर्शक हैं वो देखेंगे कि वाकई अनिल ने जो बोला वो सही बोला है, या झूठ बोला है, ईमानदारी से बोला है।
सो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूँ। आज 3 ऐसे ठेके की बुराई मेरे क्षेत्र को दे दी और मैं दावा करता हूँ ठेकों को मैं बंद कराऊंगा तो मुद्दे बहुत है, मसले बहुत हैं। 10 साल में यहाँ की पूरी स्थिति गड़बड़ा गई, तहस-नहस हो गई। इसीलिए जब सिसोदिया जेल से छुट के आए तो उन्होंने पहले सर्वे में पाया कि वो पूरी तरह हार रहे। दूसरा सर्वे उन्होंने पार्टी के नाम पे कराया, जो पार्टी के कार्यकर्ता ही बताते हैं कि उसमें भी बुरी तरह से ये लोग हार रहे हैं। इवन केजरीवाल के नाम से भी यहाँ सर्वे हुआ, उसमें भी वो चुनाव हार रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में यहाँ चुनाव जीत ही नहीं रही है। तो अब जो भी लड़ रहे हैं वो उनकी अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग है। 8 तारीख के बाद जो भी उनके परछाई लड़ रही है, मुझे तो लगता है वो लास्ट में एक पोस्टर निकालेंगे, जैसे इनका तरीका होता है। धन्यवाद पटपड़गंज, तो जनता भी उनको धन्यवाद कर चुकी है। अच्छा पहले अनिल जी, ही एक कर चीज चुकी है है। कि इन सब कमियों के बावजूद भी आपने 2024 का लोकसभा चुनाव था, साथ में लड़े। क्या आपको लगता है कि जो गठबंधन हुआ था वो गलत था, या उसकी वजह से कांग्रेस को यहाँ पे एक भी सीट नहीं मिली? नहीं, ये बिल्कुल, ये सवाल जो है आपका गलत, और उसमें मैं कहना चाहता हूँ जी। हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन का जो है सोच कैसे बनी। हम्म। आपको वहां तय में जाना होगा। आज राहुल गांधी जी और देश की वो पार्टियां जो सेकुलर पॉलिटिक्स में अपने बिलीव रखती हैं और जो इस मुल्क के संविधान में भरोसा रखती हैं, चाहे वो जुबान पे ही रखती हैं, दिल में क्या है कुछ की पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए मैं ईमानदारी से कह सकता हूं। और जब ये गठबंधन बना तो स्वाभाविक है उस सरकार के खिलाफ बना जो तानाशाही कर रही है, जो इस देश के संविधान को कुचलना चाहती है, जो बुरी तरह से किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। और एक सबसे बड़ा अंतर, जब कांग्रेस सरकार में थी तो गरीबों के लिए योजनाएं बनती थी। और 10 साल का इतिहास मैं बता देता हूँ, पुराना मत जाइए। मनमोहन जी की सरकार में सूचना का अधिकार दिया गया गरीबों को, खाद्य सुरक्षा का जो अधिकार दिया वो कांग्रेस ने दिया, लोगों को जेनेरल के तहत जो घर देने का अधिकार था वो कांग्रेस पार्टी दे रही थी। तो पेंशन हो, राशन कार्ड हो, ये सब कांग्रेस की देन थी। तो यहाँ बीजेपी की तरह अडानी अंबानी के लिए तो योजनाएं बन नहीं रही थी। तो आज बीजेपी जिस तरह से उन घरानों के साथ काम कर रही है, जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में शराब माफिया के कहने पे पॉलिसी बनाई, ऐसी बीजेपी उनके लिए पॉलिसी बनाती है। तो उसके साथ साथ जो संविधान पे कुठाराघात था, जो बाबा साहब के अपमान की बात थी, तो जो अपमान में जो फीलिंग थी वो उभर के आई। और ये कि भाई आप हमेशा संविधान विरोधी रहे हैं, आप संविधान बदलना चाहते हैं, 400 पार का नारा बहुत इनके नेताओं ने कहा। तो उस समय इस देश की खातिर एक इंडिया गठबंधन जो बना, और उस इंडिया गठबंधन का धर्म जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने जो है निभाया, मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। और वो गठबंधन ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली की रीजनल पार्टी के साथ हमारा था, वो कांग्रेस जहां जहां है, कांग्रेस तो मुल्क के हर प्रदेश में है। तो वहां के कई ऐसे संगठन है जो आमने सामने चुनाव लड़े हैं, हम लोग कई जगह लड़े हैं, हरियाणा में भी लड़े हैं, आपने देखा था, विधानसभा में लड़े हैं। सो ये कहना कि भाई हमें पछतावा बिल्कुल नहीं। इंडिया गठबंधन का रोल अलग है। इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है वो इस देश को बचाने और इस देश के संविधान की रक्षा के लिए है। ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स है जिसपे इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। जहां विरोधाभास है वो तय करेंगे, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये जो चुनाव है ये दिल्ली का चुनाव है, शीला जी और कांग्रेस वाली दिल्ली, दिल्ली वालों की दिल्ली का चुनाव है जो कांग्रेस ने बनाया। चाहे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिल्ली की आबो हवा हो, दिल्ली का जो पर्यावरण हुआ करता था आज दूषित हो चुका है, दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल, ये इमारतें बना करके कहते हैं कि इन्होंने एजुकेशन पे काम किया, ये कोरी झूठ और बकवास है। सच्चाई ये है, शिक्षा की जो नींव डाली, क्वालिटी एजुकेशन की जो नींव डाली वो शीला दीक्षित थी। और मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूँ, सरकारी स्कूलों में जहां परिणाम मात्र 35% या 40% हुआ करते थे, 2013 आते आते 100% में कन्वर्ट हुआ। जिन बच्चों के मार्क्स 40-50% में 98 तक आया करते थे, 93 से 98 के बीच में, 98 से 13 के बीच में लगभग 90% से अबव के बच्चे मार्क्स लेने लगे। तो ये थी क्वालिटी एजुकेशन। आप 25% बजट का आप बिल्डिंगों में लगाइए और कमीशन खाइए। यहाँ एक कैंपेन चला था, ठेकेदार वर्सेस ईमानदार। तो ये जो ठेकेदार है ना, वही ठेकेदार आज यहाँ से भाग गए, और इसीलिए भाग गए कि सवाल पूछते हैं कि आपने क्लासरूम्स में भ्रष्टाचार किया, आपने जगह जगह ठेके खोल दिए, आपने ठेकेदारी पे लोग रखे, बाउंसर वो ठेकेदार, वॉलंटियर्स वो ठेकेदार, और तो और टीचर्स, 22,000 टीचर्स कल्पना करिए आज वो दिहाड़ी मजदूर बनाती हैं, जो मात्र पर डे कोई 1200 रुपए पे और कोई 1400 रुपए पे स्कूल में जाएगा, पढ़ाएगा तो उसको मिलता है। क्या शिक्षक दिहाड़ी मजदूर हो सकता है? पढ़े लिखे को आप ये फील करा रहे हैं। 10 साल बाद आज तक उनको सम्मान नहीं दे सके, आज तक उनको जो है
परमानेंट नहीं कर सके। ये है इन लोगों का इतिहास। तो मैं पूरी तरह से मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता निर्णय ले चुकी है कि इस बार कांग्रेस चुनाव जीतेगी। मैं ये प्रश्न इसलिए किया कि क्योंकि जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे पटपड़गंज में, तो वहाँ जब हम लोगों से मिले तो उन्होंने यही कहा कि हम विश्वास कैसे करें कांग्रेस पे, कि क्योंकि पिछली बार जब हमने उनको वोट दिया तो वो गठबंधन में थे, हम जिसके खिलाफ ही दे रहे हैं तो हम उसके साथ अगर ये गठबंधन करेंगे तो ये तो हमारे लिए भी नहीं ठीक है। तो इस वजह से हम ये प्रश्न किए थे कि वहाँ की जनता ये सोच रही है कि क्या फिर से गठबंधन हो सकता है अगर आपने बात की, मैं भी जनता के बीच में जा रहा हूँ, अभी मंडावली घूम के आया हूँ, लोग रोक के मुझे मिलते हैं, कहते नहीं बेटे इस बार कांग्रेस जीतेगी। जी चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है, जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? जो बातें मैंने आपसे कही, 10 साल में पटपड़गंज बर्बाद और तबाह हो गया है। 10 साल में दिल्ली का बिल्कुल माहौल खराब हो चुका है। जी, विषय बहुत है। दिल्ली के इंफ्रा को सुधारने की जरूरत है, तो वैसी पटपड़गंज के भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है। दिल्ली के साथ साथ पटपड़गंज भी अछूता नहीं है। दिल्ली का तमाम सीवर पाइपलाइनें जो हैं बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। आप जाइए आईपी एक्सटेंशन के रोड पे, खिजरपुर मेन रोड पे जाइए, सीवर बैठ रहे हैं। उसका रीजन यही, तीनों ने ध्यान नहीं दिया। मेहनत करने की जरूरत होगी, यहाँ सीवर पे काम होगा, यहाँ राशन कार्ड जो पेंडिंग है वो बनाने का मेरा कमिटमेंट है, ओल्ड एज पेंशन है और कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कल्याणवास की कॉलोनी का प्रोजेक्ट है, मैं लोकल आपको बता रहा हूँ। दूसरा एक यहाँ दिल्ली हाट आना था, वो दिल्ली हाट आज तक रुका हुआ, 10 साल से इनसे ऑब्जेक्शन दूर नहीं हुआ। अल्लाह कॉलोनी का एक बारात घर है, उसमें आज तक पिलर्स खड़े थे, वो पिलर भी चोरी हो गए लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं हटा पाए। 10 साल में ये शराब मंत्री जो अपने आप को सबसे पावरफुल बोलते हैं और कहते हैं कि मैं पटपड़गंज का बेटा हूँ, अब जंगपुरा का बेटा हो गए। सो ये इश्यूज हैं। और हमने जो किया उस समय, दिल्ली मेट्रो यदि आई तो कांग्रेस के समय में, और मैं अपने उस दायित्व को निभा करके लेकर के आया जो मेरी जनता ने मुझे दिया। जो राशन कार्ड बने उस समय कांग्रेस के समय में बने, जो ओल्ड एज पेंशन बनी हुई है आज भी वही ओल्ड एज पेंशन है। आज आप ये कितने ही लाख दावे कर लें, एकमात्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यदि बना है तो वो भी उसी दायित्व को मैंने निभाया जब मैं एमएलए था, उसके तहत मेरे इस एरिया के बच्चों को मिला है। एक लाइब्रेरी चल रही है, वो भी उसी समय की है जब मैं काउंसलर एमएलए हुआ करता था, मयूर पॉकेट एफ में। 2-2 बारात घर मैंने मयूर फेज 2 को दिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को दिए जो उनकी मांग थी। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मैं पुराने इतिहास पर वोट मांग रहा हूँ और आगे भविष्य के लिए अब कई लोगों की डिमांड से जरा जहां बारात घर बनने चाहिए, जैसे डी ब्लॉक वेस्ट विनोद नगर, वो जेन्युइन मांग है। और मेट्रो स्टेशन जो है मंडावली का, उसके बाजू में डीडी लैंड है। पर मंत्री जी, शराब मंत्री जी की कभी नींद नहीं टूटी, वो नशे से बाहर ही नहीं आए कि एक बारात घर हम डी ब्लॉक के वेस्ट नोदर के लोगों को दे दें। तो मेरे वादे हैं, मैं नए बारात घर से लोगों को दे रहा हूँ जहां जरूरत है। इतनी बड़ी आबादी होगी, एक शादी का समारोह करना हो तो लोग गाजियाबाद जाते हैं अभी, और बड़े बड़ी महंगी शादियां करते हैं, पर प्लेट के हिसाब से भुगतान करते हैं। तो क्यों नहीं सरकार जो यहाँ पर ये सुविधा मुहैया कराए? उसी के लिए मेरे निरंतर प्रयास रहेंगे। मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो हर किसी को जरूरत है, स्वच्छ पानी, सफाई, और स्वच्छ पानी की जब मैं बात करता हूं तो गंगा जल हुआ करता था, आज वो जो सीवर जल हो गया है। तो फिर से उस लड़ाई को मैंने लड़ना है, लोगों को साफ पानी यहाँ देना है, सीवरों की सफाई करनी है, सड़कें सुंदर बनानी है, इस शहर को साफ करने की जरूरत है। जो ये लोग बना के गए हैं, नफरत पैदा कर दी इस शहर के अंदर इन्होंने। ये जो आज दूसरे लोग भी चुनाव में उतरे, नफरत का बाजार सजा रहे हैं। तो पहले जो ठेकेदार वर्सेस ईमानदारी का चुनाव था, ठेकेदार भाग गया, चुनाव हार गए पार्टी। अब चुनाव है नफरत वर्सेस मोहब्बत का भी, ये भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली ने पिछले 10 साल में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो है दंगे सहन किए हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का दंगा हो, जहांगीरपुरी का दंगा हो। और दंगाई ना किसी का धर्म देखते ना जात देखते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने दायित्व को निभा के आई। मैं उस समय अध्यक्ष था। राहुल जी नॉर्थ ईस्ट में जाके घर घर गए, हिंदू के घर भी गए, मुसलमान के घर भी गए। जहांगीरपुरी में मैं खुद कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर नेताओं के साथ हम वहां पहुंचे। अजय माकन जी भी थे, राष्ट्रीय नेता भी थे। तो मकसद क्या था? सौहार्द बनाना, प्यार मोहब्बत, फिर से दिलों में लोगों के प्यार मोहब्बत डेवलप हो। याद होगा शीला जी के समय में प्रवीण तोगड़िया जी यात्रा लेके निकले थे और दिल्ली आए थे त्रिशूल बांटने। शीला जी ने कहीं भी कम्युनल दंगों में कहीं पेड़ से एक पत्ता भी टूट के नहीं गिरने दिया। ये थी लीडरशिप क्वालिटी, ये था कांग्रेस और दिल्ली का प्रेम। इसलिए मैंने कहा दिल्ली दिल वालों की, लेकिन कहीं ना कहीं नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, एक प्रश्न और है कि जो जनता का प्रश्न है, उन्होंने ये कहा कि अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो वो त्रिलोकपुरी का जो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है, तो पड़पड़गंज जो है उस वहाँ पे हॉस्पिटल की कमी है। आपको किसी ने गलत बोला है, तो वो कोई जो है ना वो संगी होगा। नहीं, मैं बता देता हूँ, वो त्रिलोकपुरी में नहीं है। मैं करेक्ट कर देता हूँ, आपके दर्शकों को बता दूं, जिस व्यक्ति को दोबारा करेक्ट करिएगा, ये हॉस्पिटल हम नहीं बनवाई। और मैं उसमें जब एमएलए था, उसमें ब्लड बैंक मैंने शुरू कराया, आईसीयू मैंने शुरू कराया। उससे पूर्व में हमारे जो विधायक थे वो भी कांग्रेस के थे, और आज जो एक्सटेंशन चल रहा है वो कांग्रेस के समय का ही चल रहा है। और खिचड़ीपुर गांव में जो पटपड़गंज का अभिन्न अंग है, वहां पर ये बड़ा अस्पताल है,
मरियर फेस्ट और कल्याणवास के बीच में। ये पटपड़गंज विधानसभा का हिस्सा है और यहाँ सबको इलाज मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। दिक्कतें बहुत है, मैं सहमत हूँ। और उसका आलम ये लगा लीजिए, आज वहां रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, रेबीज के, टीबी का इलाज वहां पे नहीं हो पा रहा है। तो बात तो वही हो गई ना, जो ठेकेदार थे वो शराब बेचते रहे, नशे में खुद भी रहे, उन्हें अपना नशा था सत्ता का, उन्हें नशा था अपनी पावर का, और जनता को धुतकारते थे। व्यवहार अपने कार्यकर्ताओं को जो रूम से बाहर करते, आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? सो मेरे भाई, जिसने आपसे कहा उसने इसको नॉलेज नहीं है शायद, और ऐसे बहुत सारे लोग इन्होंने एरिया में छोड़ रखे हैं जिन्हें खुद ही जानकारी नहीं है, और जो इसको लड़ने भेजा उन्हें नहीं पता कि पटपड़गंज कहाँ है। मैंने तो उस समय कहा था सिसोदिया को कि वो उन कॉलोनियों के नाम बता दे जिन कॉलोनियों में मैंने काम करा है। 16 कॉलोनी है, और अभी भी चैलेंज देता हूँ, कभी आप मिले तो मैं तो नहीं कहना चाहता, परछाई को तो पता ही नहीं होगा। तो ये पटपड़गंज का हिस्सा है और कमियां हुई हैं। ना मोहल्ला सभा चल पाई, ना मोहल्ला क्लिनिक चल पाई, अस्पतालों का भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद।